हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज, जिसका पार्ट 8 है। ऑलरेडी 7 पार्ट अपलोड किए चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। जो स्टूडेंट आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोफेशनल नॉलेज। फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दिया करिए, जिससे आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। तो ये दो काम आप ज़रूर कर लिया करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। Ramesh deposited a check for collection at 11 a.m. and bank allowed credit to saving bank account against this at 11:30 a.m. The bank receives a garnishee order on the account। कहने का मतलब ये है कि रमेश ने सुबह 11 बजे कलेक्शन के लिए एक चेक जमा किया बैंक में, और बैंक को 11:30 पर एक गार्निशी ऑर्डर रिसीव होता है। ठीक है, तो वहाँ पे बैंक क्या करेगा? पहला ऑप्शन ये है, गार्निशी ऑर्डर विल अप्लाई टू द अमाउंट क्रेडिटेड इन द अकाउंट इफ इट इज स्टिल अवेलेबल इन द अकाउंट। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इट विल नॉट अप्लाई टू अमाउंट ऑफ द चेक क्रेडिटेड टू द अकाउंट। और तीसरा ऑप्शन ये है कि द बैंक वुड आस्क रमेश। चौथा ऑप्शन ये है कि बैंक वुड सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कोर्ट। और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको कमेंट में करके बताना है। तो देखिए, अगर गार्निशी किसी को भी प्राप्त होता है, यानी बैंक को अगर प्राप्त होता है, तो वो उसके अकाउंट पे उसके अमाउंट पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन पहला हमारा सही होता है कि गार्निशी ऑर्डर विल अप्लाई टू द अमाउंट। पूरे अमाउंट पे जो भी क्रेडिट अमाउंट है, ठीक है, अकाउंट का, उन सब पे अप्लाई होगा इफ़ इट इज़ स्टिल अवेलेबल इन द अकाउंट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। आई होप आप लोग का भी ऑप्शन सही हुआ होगा। यहाँ पर आप लोग एक बात और जान लीजिए, जो गार्निशी नोटिस है, यानी गार्निशी को जो सूचना है, वो आपको दिया गया है ऑर्डर 21। ठीक है, ऑर्डर 21 रूल 46A। ठीक है, नोटिस टू गार्निशी बताया गया है। तो ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। और सेक्शन 60 भी इसके साथ ध्यान रखें कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यानी जो यहाँ पे एग्जीक्यूट के लिए जो भी गार्निशी इशू किया जाएगा वो 60 में जो भी उसका अटैच वगैरह है वो 60 में किया जाएगा। तो ऑर्डर 21, रूल 46A और सेक्शन 60, ये तीनों गार्निशी के लिए थोड़ा सा याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मैंने अभी सेक्शन बताया है, सेक्शन 60। ठीक है, सेक्शन 60 और ऑर्डर 21, रूल 46A। ठीक है, ये मैंने अभी बताया है। ये किस एक्ट का है? ये सीपीसी का है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का है। ठीक है, और 1908 यानी 1908 का है। ये आप जाके ज़रूर पढ़िएगा, मॉक करिएगा, इससे हमने रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए भी हैं आपको। ठीक है, चलिए। राइट टू रिटेन गुड्स एज वेल एज राइट टू सेल इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सामान को बनाए रखने, यानी गुड्स को बनाए रखने का जो हमारा राइट होता है, ठीक है, और साथ ही डिफ़ॉल्ट के मामले में जो सेल को राइट किया जाएगा, उनमें से किस मामले में चीज़ें उपलब्ध होती हैं? ठीक है, किस मैटर में, यानी किस केस में चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि राइट टू रिटेन गुड्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा बैंकर लियन। ठीक है, बैंकर लियन होता है। और आपको कमेंट करके ये बताना है, ठीक है, कि बैंकर लियन डिफाइन कहाँ पे है, बैंकर लियन किस एक्ट में, किस सेक्शन में डिफाइन है, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। In which section of the Banking Regulation Act 1949 is the licensing of banking company? ठीक है, कहने का मतलब है बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 का है, उसके किस धारा में बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस दिया जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपके IBPS RRB लॉ ऑफिसर 2017 में पूछा गया था। सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, जिसका सेक्शन 22 जब आप पढ़ेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, तो वहाँ पे दिया गया है लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज़, कि जितने भी बैंकिंग कंपनी हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है। सेक्शन 22 में आपसे थ्योरेटिकल टाइप का भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा, ठीक है, किसी बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस दिया जाएगा। तो वहाँ आपका आंसर होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है,
तो आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 22 ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ पे इसका कुछ डिटेल आपको और मिल पाएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ द आईटी एक्ट, आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। आईटी एक्ट के किस धारा में साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सेक्शन 66F में, ठीक है, साइबर आतंकवाद के लिए दंड दिया गया है, पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म। यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि जो हमारा आईटी एक्ट है वो किस सन का है, ठीक है, किस ईयर का है, वो आप आंसर में कमेंट करके मुझे बताएं। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फंड्स आर अटैचेबल इन अटैचमेंट ऑर्डर, ठीक है, कहने का मतलब है अटैचमेंट ऑर्डर में कौन सा फंड अटैच किया जाता है। पहला ऑप्शन है डेप्ट्स ड्यू टू द एक्वायरिंग ड्यू विद द बैंकर, दूसरा ऑप्शन है फ्यूचर फंड्स टू बी रिसीव बाय बैंकर, तीसरा ऑप्शन है अटैच फंड्स इन जॉइंट अकाउंट ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा बेसिस इफ़ इशूड, ये इसी का ऑप्शन है, इफ़ इशूड ऑन इंडिविजुअल, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव अटैचमेंट, और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको बताना है कमेंट करके आंसर कि क्या सारे आंसर सही हैं, इनमें से पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या सभी सही हैं। तो जो भी अटैचमेंट ऑर्डर में अटैच किया जाता है उसमें जो डेट की ड्यू होती है, उनका एक्वायरिंग ड्यू होता है जो बैंकर का होता है, ठीक है, वो भी अटैच कर दिया जाता है। फ्यूचर फंड्स जो होते हैं, ठीक है, टू बी रिसीव बाय बैंकर, जो बैंकर के द्वारा रिसीव किया तो उनको भी अटैच कर दिया जाता है। अटैचेस फंड इन जॉइंट अकाउंट ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है, वो भी इंडिविजुअली अगर इशू है उसको भी अटैच कर दिया जाता है। तो इसमें से सारे ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव अटैचमेंट। तो सारे अटैचमेंट को जो है अटैचमेंट ऑर्डर में अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करेंगे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की। हाउ मेनी टाइम द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड सो फॉर, ठीक है, प्रस्तावना को अब तक कितनी बार के लिए संशोधन किया गया है। तो आपका आंसर होगा एक बार, ठीक है, ओनली वन बार अमेंडमेंट किया गया है। कमेंट करके आपको ये बताना है कि क्या अमेंड किया गया था प्रियम्बल में हमारे, और वो कैवा अमेंडमेंट था, ठीक है, ये भी चीज़ें आपको हमें कमेंट में करके बतानी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ माइनर रिक्वेस्ट फॉर अ लोन अगेंस्ट अ TDR पेएबल एट द फ्यूचर डेट, ठीक है, एक माइनर है, ठीक है, जो भविष्य की यानी फ्यूचर डेट पर दे TDR के अगेंस्ट एक लोन के लिए कह रहा है, उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बट वो माइनर है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है, क्या जो माइनर रिक्वेस्ट कर रहा है लोन के लिए, ठीक है, TDR के अगेंस्ट जो लोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या वो फ्यूचर डेट पे पेएबल होगा। तो ऑप्शन आपका है एस, लोन कैन बी गिवन इफ़ ही प्रोवाइडेड फॉर गारंटी, ठीक है, अगर वो गारंटी प्रोवाइड करता है तो उसे लोन दिया जा सकता है, क्या ऑप्शन सही है। दूसरा, कैन बी गिवन विद द कंसेंट ऑफ नेचुरल गार्जियन, क्या वो अपने नेचुरल गार्जियन का कंसेंट देता है तो उसको लोन दिया जा सकता है। कैन नॉट बी गिवन एज द कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वाइड, ठीक है, क्या ये ऑप्शन सही है कि अगर नहीं दिया जा सकता क्योंकि माइनर के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वाइड होता है, ठीक है, शून्य होता है। और चौथा ऑप्शन है कैन बी गिवन एज द अंडरटेक्स टू रीपे द लोन इमीडिएटली आफ्टर ही अटेन्स मेजोरिटी, ठीक है, कि उसे दिया जा सकता है कि आगे चलकर वो इमीडिएटली या लोन रीपे के समय वो एक अपनी मतलब वो माइनर से मेजॉरिटी को पाले, ठीक है, वो माइनर ना रहे। और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या होगा। इसका आंसर सी सही है, कैन नॉट बी गिवन एज द कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वाइड, क्योंकि माइनर के साथ जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड होता है, ठीक है, शून्य होता है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे सही नहीं है। आपको ये कमेंट करके बताना है कि ये जो वाइड का कॉन्सेप्ट है माइनर को लेकर, ये किस एक्ट के किस सेक्शन में दिया गया है, ये आप सर्च करके मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। चलिए मैं हिंट नहीं देता हूँ, आप सर्च ज़रूर करिएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 इज डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति यानी जिसको अस्थावर संपत्ति भी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 यानी 1908 के किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, एक तो हमारा
इमूवेबल प्रॉपर्टी को बताया गया है और एक मूवेबल प्रॉपर्टी को बताया गया है। यहाँ पूछ रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा सेक्शन 2 के सेक्शन सब सेक्शन 6 में यानी 2 के सब सेक्शन 6 में परिभाषित है, जहाँ पे लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, ठीक है, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंसेस, राइट टू वेज, लाइट्स, ferries, fisheries, or any other benefit to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth. But क्या चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगी? बट नाउ विथ स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, यानी कहने का मतलब है खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। किसके अंतर्गत? इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 9 है, ठीक है, इस सेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी को बताया गया जिसको जंगम संपत्ति बोलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, फ्रूट अपॉन एंड जूस इन ट्रीज एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी अदर डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, यानी छोड़कर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड, ठीक है। कहने का मतलब है इसके अंतर्गत खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास, पेड़ों के फल तथा पेड़ों के रस और अस्थावर संपत्ति के सिवाय सारी चीज़ें इस प्रकार की उसमें आती हैं। यानी वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी ना हो, ठीक है, और उनके अलावा खड़ा कास्ट, उगती फसलें, घास और पेड़ों के फल, पेड़ों के रस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 में आती हैं, जिनको हम लोग जंगम संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करेंगे फ्रेंड्स सरफेसी एक्ट का। एक्शन कैन नॉट बी इनिशिएटेड अंडर सरफेसी एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब है सरफेसी अधिनियम के तहत किसमें जो है कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वेयर एग्रीकल्चर लैंड स्टैंड एज सिक्योरिटी इन द अकाउंट, ठीक है, अकाउंट्स विथ ड्यूज लेस देन 1 लाख रुपीज, केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ ड्यू इज लेस देन 20% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो सरफेसी अधिनियम के तहत कौन सा ऐसा चीज़ है, ठीक है, कौन सी इनमें ऑप्शन में से ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सरफेसी शुरू नहीं होगी, यानी इनिशिएट नहीं किया जाएगा। तो वेयर एग्रीकल्चर लैंड, अगर जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड की बात की जाती है, ठीक है, क्या उस पर सरफेसी लगेगा? नहीं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, यहाँ पे भी नहीं लगेगा। अकाउंट्स विद ड्यूज लेस देन 1 लाख रुपीज़, अगर कोई अकाउंट अमाउंट 1 लाख रुपीज़ से कम है, क्या उस पर सरफेसी अप्लाई होगा? नहीं। केसेस वेयर द अमाउंट ऑफ ड्यूज इज लेस देन 20% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, क्या अगर प्रिंसिपल अमाउंट या जो भी अमाउंट है उसका 20% या उससे कम बचा हुआ है, क्या उस पर सरफेसी एप्लीकेबल होगा? नो। यहाँ पे हमारे सारे आंसर सही हैं, ऑल ऑफ द अबव पे सरफेसी अप्लाई नहीं होगा। बट फ्रेंड अभी सरफेसी में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं जो ये 1 लाख रुपीज़ को लेकर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप चीज़ें सर्च करिएगा कि जो हमारी सरफेसी है क्या 1 लाख रुपए से कम पे अप्लाई होगी या नहीं, ये आपको बताना है। अकाउंट विथ ड्यूज लेस देन 1 लाख रुपीज़, ओके। तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट है जो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर मैं अगले वीडियो के सेशन में ये आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करूँगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर द सेल ऑफ गुड्स इज वायलेटेड अंडर विच सेक्शन द राइट ऑफ द बायर सेलर हैज़ बीन गिवन। जहाँ माल की बिक्री का उल्लंघन हो वहाँ पर क्रेता विक्रेता का अधिकार जो है, सेलर और बायर का जो राइट है, वो किस सेक्शन में दिया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना आंसर। तो इसका आंसर होगा सेक्शन 55 में राइट एंड ड्यूटीज़ सेलर एंड बायर की दी गई है, ठीक है। सेलर और बायर की राइट एंड ड्यूटीज़ दोनों दी गई है। चूँकि यहाँ राइट पूछा गया है तो भी हम सेक्शन 55 को ही आंसर मानेंगे। अगर राइट एंड ड्यूटी दोनों पूछी गई होती तो भी हमारा आंसर होता सेक्शन 55, ठीक है। तो जहाँ पे किसी भी गुड्स का अगर वायलेशन होता है यानी उल्लंघन होता है, वहाँ पे जो सेलर और बायर का राइट होगा वो सेक्शन 55 में दिया गया है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट्स इज नॉट इंटरटेन्ड बाय बैंकिंग ओम्बुड्समैन। कौन सी शिकायत बैंकिंग लोकपाल के द्वारा इंटरटेन नहीं की जाएगी?
नॉन इश्यूएंस और ड्रॉट टू कस्टमर्स, ये क्या किया जाएगा? ऐसी जो भी कस्टमर की डॉट नॉन इश्यूएंस की जो भी कंप्लेंट होगी बिल्कुल की जाएंगी। नॉन एडरेंस टू प्रेस्क्राइब्ड वर्किंग आवर ब्रांचेज, क्या इसकी इस तरह की कोई कंप्लेंट बैंकिंग लोकपाल के द्वारा एंटरटेन की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। कंप्लेंट्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन इन रिलेशन टू देयर बैंक रिलेटेड मैटर, क्या इनके द्वारा कंप्लेंट? बिल्कुल। इंटर बैंक डिस्प्यूट अगर होता है, ठीक है, इसमें जो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन इंटरटेन नहीं करेगा। इंटर बैंक डिस्प्यूट यानी हमारा आंसर होगा कि इंटर बैंक डिस्प्यूट अगर कोई होता है तो बैंकिंग लोकपाल के द्वारा इसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ इंटर बैंक डिस्प्यूट। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपनी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन डैश ईयर, कंपनी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया हुआ है? ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो 2013 का ये एक्ट है, ठीक है, अभी न्यू आया हुआ है, 2013 का आया हुआ है। आपको कमेंट करके बताना है कि 2013 से पहले किस ईयर का, ठीक है, ये कंपनी अधिनियम था, क्योंकि तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था जब ये जो भी पिछले ईयर का था, ठीक है, वो आपको कमेंट में करके बताना मुझे। और जो जब 2013 में ये बन गया है, ठीक है, तो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे पहले किस ईयर में कंपनी अधिनियम था यानी कंपनी एक्ट था। तो दोनों का आंसर आपको, दोनों का क्या एक ही आंसर करना है कि पहले, इससे पहले 2013 से पहले कंपनी अधिनियम कौन से सन का था, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज इट डिस्क्राइब दैट द एग्रीमेंट विल बी वॉइड विदाउट कंसिडरेशन, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के किस धारा में यह वर्णित है कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होगा? इसका आंसर होगा सेक्शन 25। सेक्शन 25 में दिया हुआ है, ठीक है, कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होगा, एग्रीमेंट विल बी वॉइड विदाउट कंसिडरेशन। तो आप सेक्शन 25 जरूर पढ़िएगा, उसमें कई की पॉइंट है, ठीक है, उसमें 25 का सब सेक्शन 3 जरूर पढ़िएगा, 25(3) पढ़िएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसमें क्या बताया गया है, ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन इन आर्टिकल, ये 370 नहीं 360 इसको रीड करिए, 70 का क्वेश्चन हम आगे करवाएंगे। तो व्हाट इज गिवन इन आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या दिया गया है, क्या बताया गया है या क्या परिभाषित है, ये आपको आंसर करना है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में है, नेशनल इमरजेंसी 360 में है, या स्टेट इमरजेंसी 360 में है, या स्पेशल प्रोविजन जम्मू और कश्मीर के लिए है, या सभी सही है या कोई नहीं सही है। तो 360 सेक्शन जो है, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 360 हमारा जो संविधान का है वो है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको वित्तीय आपात कहते हैं, ठीक है, वित्तीय आपात। यहाँ से हमें आपसे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछना है कि क्या इंडिया में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगाई जा चुकी है, ये पहला आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। दूसरी चीज़ जो आर्टिकल 352 है और आर्टिकल 356 है, इन दोनों में क्या दिया गया है, ये भी आंसर करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपसे 3 क्वेश्चन हमने पूछा है, पहला कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या इंडिया में लगाई गई है और कितनी बार लगाई गई है, दूसरा है आर्टिकल 352 में क्या दिया गया है और आर्टिकल 356 में क्या दिया गया है। इन तीनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी जो है भारतीय संविधान नियम 1872 के किस धारा में बताया गया है, यहाँ पे आपको आंसर करना है। तो आंसर होगा सेक्शन 126 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ठीक है। यहाँ से भी मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन जरूर करूँगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सेक्शन 124 में क्या दिया गया है और 124 में जो भी दिया गया उसमें कितनी पार्टियाँ हैं ये आपको बताना है, और सेक्शन 126 जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है इसमें कितनी पार्टियां हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। ये दोनों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप कमेंट करते हैं तो अगर आप सही करते हैं तो मैं आपसे तब भी आपको ऐसे अनो बताऊंगा, अगर आपका कमेंट कुछ भी इधर उधर या थोड़ा भी रहता है तो मैं आपको वहाँ पे सही बताऊंगा। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल के कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, बेल आइकन दबाना ना भूला करिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को फ्रेंड लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।